मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? आज 2 अक्टूबर है। महात्मा गांधी जी का आज जन्म दिवस है। इसकी आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्म दिवस है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, एक अपडेट जो लगातार हम देख रहे हैं, आप यकीन मानिए कि क्या होता है कि बहुत सारी जानकारियां आपके विभाग को हो ही नहीं पाती, बहुत से लोगों को नहीं हो पाती हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तक अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों का ब्यौरा तक नहीं पहुंचा है। पता है आपको? ब्यौरा तो छोड़िए, मतलब ये नहीं सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मचारी कितने हैं। अब आप ये बताइए, जब उनको ये नहीं पता है तो क्या आउटसोर्स कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की सरकार सुनेगी? आप बताइए। कुछ चीज़ों को दिमाग से सोचना चाहिए। और ये हीला हवाली कहीं ना कहीं कुछ हमारे अधिकारी महोदय करते हैं, जिसका परिणाम आज चौकीदार विभाग जैसे लोग झेल रहे हैं। चौकीदार विभाग के अलावा भी कई संविदा कर्मी परेशान हैं। इको गार्डन हमेशा खचाखच भरा रहता है। बिजली विभाग से लेकर के हर जने कहाँ कहाँ के संविदा कर्मी आते हैं भाई। ये सब देख देख के इतना मन व्याकुल होता है। आपने देखा होगा, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं वो बढ़िया आराम कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं, जो नहीं करने वाले आराम कर रहे हैं और अपनी जगह पर संविदा वाले व्यक्ति को लगाकर उनसे काम करवा रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूँ। आप बिजली विभाग में जाइए, आपको संविदा कर्मी ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते मिलेंगे। जिनका वेतन 7,000 8,000 वो करते हैं रात दिन मेहनत, और जिनका वेतन 40-50 हज़ार रुपये है वो आराम से मज़े ले रहे इसी में। वाह रे मेरे देश का कानून, वाह मेरे देश का सिस्टम, वाह मेरे उत्तर प्रदेश का सिस्टम। आज वही चौकीदार पड़ा हुआ है 2500 रुपये में गुजारा कर रहा है। कैसे कर रहा है? भगवान मालिक, भगवान के सहारे चल रहा है चौकीदार। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और ये अधिकारी महोदय अगर चाह लेना तो उसी दिन चौकीदारों का उद्धार हो जाए। लेकिन ये क्यों चाहेंगे भाई? ये तो चाहते हैं कि अगर इनका प्रमोशन हो गया, इनका वेतन बढ़ गया, तो झाड़ू पोछा कौन करेगा, बाथरूम साफ कौन करेगा, चड्डी साफ कौन करेगा, हाथ पैर कौन दबाएगा? तो ये भी तो समस्या है मेरे भाई। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि कुछ चाटुकार टाइप के जो लोग होते हैं, उनकी वजह से आज 70,000 चौकीदार भी परेशान हैं। वो ऐसे चाटुकार होते हैं कि वो एक टुकड़े में बिक जाते हैं। एक अगर टुकड़ा मीट का मिल जाता है तो उतने में वो जी हजूरी करते रहते हैं। अगर एक 60 ml की अगर वो दवा मिल गई ना रात में, तो उसी में जी हजूरी लगे रहते हैं करने में। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है चौकीदारों के बीच में। जब तक हर थाने पे चौकीदार समझदार नहीं बनेगा, जब तक एकजुट नहीं होगा, तब तक ये बेगारी किसी की औकात नहीं है जो बंद करा दे। भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास फ़ोन आता है, बोलते भैया हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछा जाता है कितने चौकीदार? बोलते हैं भैया 60। आपके साथ कितने लोग हैं? बोलते हैं 10 लोग 5 लोग। ऐसे कैसे काम चलेगा? बेगारी पर रोक तब हो सकती है जब आपकी सहमति 50% से ऊपर हो। और पता लगा हम 10 लोगों की बेगारी बंद करा रहे हैं, 50 लोग वहाँ गुलामी कर रहे हैं, तो भाई लोग जवाब भी तो मांग सकते हैं कि भाई इतने लोग कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, 10 लोगों को क्यों दिक्कत है? तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़्यादा दर्दनाक हैं चौकीदारों में। और इस पीड़ा से मुझे इतना मेरा मन खट्टा रहता है कि मैं क्या बोलूं यार। लेकिन जब तक इस पे सुधार चौकीदारों नहीं करोगे मेरे भाई, ना अधिकारी सुनेगा ना कोई सुनेगा। अगर इस पे आप सुधार कर लोगे ना, यकीन मानिए आपका परिवर्तन आप खुद देख लीजिएगा। बस आप अपने थाने पे एक बार संगठित हो जाइए। बाकी मैं आपको हर रास्ता बताने के लिए खड़ा हूँ, सुबह हो या शाम हो। हमेशा आपको सही रास्ता बताता हूँ जिससे आपको मुकाम मिल सके। लेकिन आप लोग मानो तब ना। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि इंतज़ार करो, सब्र का फल मीठा होता है। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सरकार बैठक करने जा रही है, बजट मंथन होने जा रहा है। ये जो बजट आता है मेरे भाई, ये जनवरी फरवरी के अराउंड आएगा। लेकिन उसके पहले शांत नहीं बैठना, उसके पहले हमें काम करते रहना है। जब तक जागरूकता और काम नहीं करेंगे तब तो कैसे हमारा काम चलेगा? आप बताइए यार। अच्छे अच्छे बजट में यार वेतन आ जाता है मेरे भाई, लेकिन वही बात है ना कि
अभी कोई आंदोलन छेड़ा जाए या कोई कार्य किया जाए तो 1000-2000 की संख्या पहुंचेगी। बताइए 70,000 चौकीदार हैं, सोचने वाली बात है। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर किसानों से कुछ सीख लो यार, ऐसे बहुत सारे संगठन, उनसे सीख लो। अरे 70,000 में 30,000 तो कम से कम खड़े हो, और जब 30,000 खड़े होगे ना तो अपने आप आपको मजबूती मिल जाएगी, देख लीजिएगा। लेकिन बात वही है कि 1000 तो 1000 लेके सरकार के पास पहुंचो, सरकार को भी लगता है यार जब सक्रिय नहीं है तो इनका बढ़ा करके करें क्या। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं इस विभाग में मेरे भाई, इस पर सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम जैसे लोग हिम्मत बना करके आप लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं यार। अन्यथा किसी दिन हमारे ऊपर ऐसी गाज गिरेगी कि भगवान मालिक है। क्योंकि मैं जिस विभाग का मुद्दा लेकर चल रहा हूँ ना, ये रिस्की विभाग है भाई, आप खुद सोचिए। लेकिन फिर भी मैं निडर होकर के आपके लिए खड़ा हूँ, चाहे जैसे भी खड़ा हूँ। कल के लाइव वीडियो में और ग्रुप के द्वारा एक चुनाव पोल किया गया, जिसमें मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन करते हैं कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे घोषित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे मित्रों, जब मैंने उसमें बाहरी व्यक्ति का जिक्र किया कि मैं बाहरी हूं, अब आप बताइए मुझे क्या बनाना चाहते हैं। तो मेरे बहुत सारे भाई मुझसे यही कह रहे हैं, नू भैया बाहरी बोलकर आप हमारा दिल दुखाते हैं। बात ये सत्य है कि मैं कोई पाकिस्तान से बॉर्डर कूद करके नहीं आया हूँ। मैं भी उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ के आप बेटे हैं। मैं भी इस भारत का निवासी हूँ, मैं भी इस उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि आज हमारे पास बोलने की क्षमता और लड़ने की क्षमता है, और मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। इसमें अगर बाहरी व्यक्ति आप समझते हैं तो ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके साथ हम जोड़ करके कार्य नहीं करेंगे तब तक मुझे भी जवाब देना होगा आगे कि मैं आपके विभाग के लिए क्यों लड़ रहा हूँ। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जैसा भी आपका प्रतिक्रिया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बस उम्मीद करते हैं कि आपकी अगर दुआएं हैं हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय सीताराम।